हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। बहुत देर से इंतजार था आप लोगों को इस चैप्टर को लेकर के, जो कि है वेरिएबल्स के बारे में। क्यों वेरिएबल हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप अगर कोड लिखते हैं और मान लीजिए आपके पास डेटा है नंबर 20 और वो 20 आपके प्रोजेक्ट जो 1000 लाइन का प्रोजेक्ट है उसमें कोड है, उसमें आपने 100 जगह 20 आपने इस्तेमाल किया है। तो क्यों ना अगर अगले बार 20 का 35 हो गया तो आप क्या करोगे। अब वो 100 जगह पे चेंज तो नहीं करोगे ना। फिर 100 हो गया उसका वैल्यू डेटा, तो वो फिर चेंज नहीं करते बैठोगे, राइट। कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल मान के चलिए सिंपल एक बॉक्स है जिसके अंदर में हम वो डेटा डालेंगे और उस बॉक्स को जगह जगह पर प्लेस कर देंगे। और उस बॉक्स में जैसे 20 था तो सब जगह सारे बॉक्स जहाँ जहाँ प्लेस किए सब 20 हो गए। फिर उसमें 35 डाल दिए तो वो सब जगह 35 हो गया। समझ गए। इसलिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। अब वेरिएबल का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसका भी तो कोई वैरायटी होगा ना। तो वैरायटी क्या है, वेर, लेट और कॉन्स्ट, ये तीन है इस जगह पर। ठीक है। तो अब वेर जो है सो आउटडेटेड हो चुका है, डेप्रिकेट हो चुका है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन उठता है सेकेंड वाला, व्हाट इज होस्टिंग, वो जनरली इसी चीज़ को के रिलेटेड उठता है। ठीक है। तो मैं बता दूं कि वेर सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में आया था, जिसको हम अब तक यूज़ करते थे, कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बट अब इंटेलिजेंस उसको डेप्रिकेट मोड में डाल रहा है। लेकिन लेट और कॉन्स जो है 2015 के बाद आया, जो कि ES6 वर्जन है। एक माइस्क्रिप्ट 6 वर्जन जब मार्केट में आया तब लेट और कॉन्स्ट को डाला गया कुछ स्पेसिफिक रीज़न के चलते। ठीक है। क्योंकि वैर के अंदर में हम किसी भी तरह का डेटा डाल सकते हैं, बट लेट और कॉन्स्ट में थोड़ा सा दिक्कत है उस जगह पर कि दोबारा री इनिशियलाइजेशन सबका प्रॉब्लम है। वैर को हम री इनिशियलाइज भी कर सकते थे, इस तरह का सिचुएशन है, राइट। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद होस्टिंग, डिफाइंड, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद होस्टिंग एरो फंक्शन को लेकर के, व्हाट इज सेल कॉल स्टैक है, नॉट सेल कॉल स्टैक है, और ये कैसे काम करते हैं, ये चैप्टर है, राइट। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वेर, लेट और कॉन्स्ट के बारे में, जानते हैं ये कैसे काम करता है। ओके, तो पहुंच चुके हैं कोड में। तो यहाँ हम देखेंगे, प्लीज़ अगर आप चैप्टर नंबर 4 कमेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं और यही नहीं जानते कि ये कैसे मैंने लिखा था, तो प्लीज़ जाके पढ़िए। ये JS डॉक कमेंट है, बहुत बहुत वैल्यूबल है। ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर हम 5 में आते हैं, इसको बंद करते हैं। ओके। चैप्टर नंबर 5 में स्क्रिप्ट टैग, हमारा स्क्रिप्ट जो फाइल जो है वो भी ब्लैंक है और इसका आउटपुट हम राइट साइड में देखेंगे। और ये रहा हमारा टॉपिक। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं अबाउट वैर। ठीक है, वैर वेरिएबल ये डाल दिया। तो वैर वेरिएबल के क्या सीधे सबसे पहले कीवर्ड आएगा वैर, और उसके अंदर में हम कुछ भी वेरिएबल डाल सकते हैं, राइट। तो मैं यहां लिखता हूं चैनल नेम। ठीक है, ऐसे डाल दिया। और चैनल नेम में डाल देते हैं हमें UIDHTML। कोई दिक्कत, वेरी सिंपल, वेरी क्लीन। और इसको लिखते हैं console.log और इसमें लिखते हैं चैनल नेम। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत होगा। वेरिएबल था, इक्वल टू साइन दिया और उसके अंदर में हम स्ट्रिंग को डाल दिया, क्लीन। और ये देखिए हमारा डेटा आ गया इधर पे कंसोल में, राइट। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं दोबारा वेरिएबल को सेम चीज़ से डिक्लेयर कर सकता हूँ। कॉपी किया, डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन दोनों कर सकते हैं। तो वैर को हमने इसको हमने जो चैनल नेम है इसको वैर से डिक्लेयर किया इधर, और ये सेम UIDHTML चैनल कर दिया, एक वर्ड चेंज कर दिया सिर्फ। और ये चैनल नेम मैं दोबारा जब करूँगा तो हमें 2 रिजल्ट मिलेगा, UIDHTML चैनल। तो मुझे एक बात बताइए, प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, एक ही आदमी को दोबारा फिर वही आदमी बना रहे हैं, ये सही नहीं है, राइट। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए ES6 का जो वर्जन था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया लेट। ठीक है। अब देखिए लेट का क्या सीन है। अब इसमें से कोई से जो पहले से इनिशियलाइज है, ठीक है, जैसे कि आप चैनल नेम ऐसे था, अब फिर से चैनल नेम कर दीजिए। ठीक है, लेट कंट्रोल भी चैनल नेम इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ दिस इज एन एडुकेशनल चैनल, ऐसे डाल दिया। और इसको मैं करता हूँ console.log और यहाँ पे लिखता हूँ चैनल नेम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले से एरर दे रहा है, देखें ऑलरेडी डिफाइंड, ये सोनार क्यूब का इंटेलिजेंस लगा हुआ है VS कोड में, इसलिए ऐसा दे रहा है। लेकिन आप मुझे तो आपको यहाँ दिखाना है,
ये देखिए कंसोल में दे दिया सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर चैनल नेम इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये पता कर लिया ना लेट ने कि ये पहले डिक्लेयर्ड है, तो प्लीज़ आप दोबारा चैनल नाम मत यूज़ करो। आप यहाँ पे चैनल नेम 2 कर दो तो वो आपको राइट रिजल्ट दे देगा। तो ये आपको बचा दिया रीड डिक्लेरेशन। बार बार एक ही चीज़ करोगे तो कैसे काम होगा, राइट? ये चीज़। तो अब क्या सीन है कि इसी पे अगर मैं दोबारा कॉन्स्ट के साथ करूं, वो हम बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, चैनल ऑथर डाल देता हूँ, एक नया नाम डालना है ऑथर, ठीक है। तो चैनल ऑथर डाला और इसको मैं यहाँ पर सेव कर दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। और यहाँ पे लिखता हूँ गौतम, ठीक है, सेव कर दिया, आ गया गौतम। अब लेकिन अगर मैं देखा जाए तो चैनल ऑथर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं दूसरे किसी और नाम से। चैनल ऑथर मैंने डाला और इज इक्वल टू मैं यहाँ डाल देता हूँ एजुकेशनल चैनल, नहीं कोई करता हूँ मुकेश कर देता हूँ, थोड़ा सा नाम ही जब है तो फिर। तो और मैं इसको जब console.log करूँगा तो हमें मुकेश दे देगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, डिफरेंस देखे क्या है वेयर और लेट में, क्या कि आप दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते, सॉरी इनिशियलाइज कर सकते हैं लेकिन दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते वेयर के साथ। इनिशियलाइजेशन मतलब उसमें वैल्यू डालना, ठीक है। डिक्लेरेशन मतलब सेम चीज़ को दोबारा लिखना, वेरिएबल है तो वेयर के हिसाब से। तो दोबारा डिक्लेयर आप कर सकते हैं वेयर में, लेकिन लेट में नहीं कर सकते। इनिशियलाइजेशन आप कर सकते हैं, जितनी मर्जी जितना टाइप का डेटा डालना चाहे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं किसके, कॉन्स्ट को लेकर के, ठीक है। तो हम सेम तो लेंगे नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ एड्रेस, चैनल एड्रेस। अब चैनल एड्रेस मैंने यहाँ डाला और इस सब में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ लिखता हूँ इंडिया, डाल दिया। अब यही चैनल एड्रेस में मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ दिल्ली, ऐसे डाल दिया। और लेट को कर देता हूँ कॉन्स्ट। कोई दिक्कत समझने में? शायद नहीं होगा दिक्कत इस जगह समझने में। चैनल एड्रेस है, सेम चीज़ में जो कि लेट के साथ किया था और कॉन्स्ट के साथ किया, ये दे देगा आपको एरर। क्या दे दिया कि असाइनमेंट और टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप कांस्टेंट वेरिएबल बना चुके हो, इसको आप उसको दोबारा असाइन कर रहे हो, जो कि आप नहीं कर सकते। आप समझे अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस ये है कि सबसे पहले वेयर आप डिक्लेयर भी कर सकते हो, इनिशियलाइज भी कर सकते हो, जो कि आप कर रहे हो, तो आपको एरर नहीं देगा, आपको सारा डेटा मिलता रहेगा। लेट के साथ क्या है, एक बार डिक्लेयर हो गया, दूसरी बार इनिशियलाइज तो कर सकते हो, री डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। इनिशियलाइज किया लेट के साथ, दोबारा री डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, तो आपको रिजल्ट सही देगा। कॉन्स्ट के साथ क्या है, दोबारा ना इनिशियलाइज कर सकते हो ना आप उसे री डिक्लेयर कर सकते हो, इसलिए आपको एरर दिया इस जगह पर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे करना है तो आपको दोबारा ये जो इनिशियलाइज कर रहे हैं दिल्ली, ये आपको हटाना पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, आपको ये डेटा दे देगा। होप वेयर, लेट और कॉन्स्ट में आप डिफरेंस समझ गए, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसमें लिखते हैं फंक्शन स्कोप। मैंने क्या बोला था, फंक्शन स्कोप में जो है सो वेरिएबल काम करता है और लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप में काम करता है, राइट। तो फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन स्कोप के लिए हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ शो चैनल नेम, डाल दिया, ये मैंने इसे डाला। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ वेर चैनल नेम, ऐसे डाल दिया। और मैं यहाँ लिखता हूँ UID_HTML, ठीक, ऐसे डाल दिया। अब मैं इन सब को अभी क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि हम दोबारा दिक्कत ना हो किसी चीज़ को हमको शो करने में, ठीक है। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चैनल नेम कर दिया। अब इस जगह पे मैं करता हूँ console.log और मैं यहाँ लिखता हूँ चैनल नेम, ठीक है, ये डाल दिया। अब फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, शो चैनल नेम को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। आसान, देखिए हमें दे दिया ना डेटा।
ओके, तो जब ये डेटा दे दिया हमारा यहाँ पर, लेकिन अगर इसी चैनल नेम को अगर कंसोल के थ्रू अगर चैनल नेम को बाहर हम एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमें दे देगा एरर, रेफरेंस एरर। तो रेफरेंस एरर की आपके पहले वैल्यू तो है, आई मीन वेरिएबल तो है, लेकिन आप गलत जगह पे कॉल कर रहे हो, राइट, रेफरेंसिंग प्रॉब्लम है। तो ये वाला एरर दिया इसने, क्योंकि आप वेरिएबल जो है वो ब्लॉक स्कोप ना हो करके फंक्शन स्कोप होता है। लेकिन अभी भी ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप में डिफरेंस नहीं है। ये तो मैंने सिंपल बताया कि ये फंक्शन स्कोप है, बाहर हम कॉल नहीं कर सकते, करेक्ट। ओके, अगर मैं इसी चैनल नेम को वेरिएबल के साथ बाहर हम डाल दें, इस जगह फिर से मैं लिखता हूँ गौतम, यहाँ डाल दिया चैनल नेम, हालांकि चैनल नेम को डिफरेंस है। तो देखिए ये इसने पहली बार उसने क्या दिया, इसको चला तो इसने अंदर वाले को चैनल नेम को UID HTML प्रिंट किया। अब बाद में जो बाहर होता ग्लोबल का था, उसने ग्लोबल को यहाँ ले लिया, राइट। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं कि इसी चीज़ को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप में, राइट। तो ब्लॉक स्कोप के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं इफ़, सिर्फ एक नॉर्मल इफ़ कंडीशन में ट्रू डाल देता है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, x = 20 वगैरह जो भी है, हम तो सिंपल डालते हैं कि यहाँ पर ट्रू वैल्यू होना चाहिए। तो मैं इस सब को इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसके अंदर में डाल देता हूँ, ठीक है, सेव। अब रेफरेंसिंग एरर कहाँ से आया, वो रेफरेंसिंग एरर एक्चुअली 28 नंबर से आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने कर दिया सेव। अब देखिए यहाँ क्या है, 25 नंबर फिर भी प्रिंट किया UID HTML, लेकिन जब मैं यहाँ पे भी करूँ console.log और चैनल नेम, तो ये दोनों जगह पर प्रिंट कर देगा। जबकि देखा जाए तो ये तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में है, राइट। तो इसको बाहर प्रिंट नहीं करना चाहिए, तो ये बाहर भी प्रिंट कर रहा है। यही है हमारा फंक्शन स्कोप। तो वेर जो हमने लिखा वो हमारा यहाँ से फंक्शन स्कोप। लेकिन अब आते हैं ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप क्या बोला था मैंने, लेट और कॉन्स्ट हमारा ब्लॉक स्कोप है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, और फंक्शन स्कोप के लिए मैंने इसको अगर जो ऑन किया तो ये हमारा एक एरर देगा, ये दोनों प्रिंट कर दिया। तो फंक्शन से बाहर हमने एक्सेस करने की कोशिश की तो एरर दे दिया, ठीक है। अब आते हैं ब्लॉक स्कोप, और इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है, ताकि समझने में दिक्कत ना हो आप, हो फंक्शन स्कोप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब मैं आता हूँ ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप कौन है, लेट और कॉन्स्ट। क्यों ना हम वैर को लेट कर दे, सिंपल, ठीक है। तो ये ब्लॉक, ये लेट कहाँ है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जबकि वैर क्या करता था, इसको इग्नोर इसको इग्नोर करता था और इसको मानता था। लेट क्या करेगा, इसको मानेगा। तो ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस में सेव करता हूँ। देखिए क्या दिया, रेफरेंसिंग एरर दिया, कितने, लाइन नंबर 40 में एक प्रिंट किया, 37 नंबर प्रिंट किया एक बार, और ये हमारा 40 नंबर एरर दे दिया। देखिए यहाँ एरर दे दिया लाइन नंबर 40। क्यों दे दिया लाइन नंबर 40 एरर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये जो लेट है ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, ये इसके बाहर नहीं समझ में आ रहा है उसको कि चैनल नेम क्या है, लेकिन पता है कि चैनल नेम के नाम से कुछ फाइल में है, उसको उसने बता दिया कि रेफरेंसिंग एरर है। और एक चीज़ आपने देखा, 43 नंबर को प्रिंट किया भी नहीं, तो रुक गया वहाँ पे जाकर के। लेकिन इसके साथ क्या था, इस जगह पर अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और इसको एक बार ऑन कर दूं, तो ये हमें यहाँ पर देखा जाए, एक सेकेंड, डबल था, ओके। अगर इसको मैं सेव करूं तो ये देखिए लाइन नंबर 29 भी प्रिंट किया उसने, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर उसको नहीं मिला। तो मैं अगर इसको Ctrl+Z कर दूं तो आपको ये क्लियर कट पता चल गया कि फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप क्या है, ओके। यस, तो ये चीज़ था हमारा बताना। नेक्स्ट अब आता है होस्टिंग। ये होस्टिंग क्या है, होस्टिंग की या होस्टिंग कीजिए, वो चीज़ होस्ट करना। अब क्या चीज़ है इसमें, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि ये भी आपको आगे समझने में दिक्कत ना करो। होस्टिंग मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो पहले कोई वेरिएबल है और उसको कहीं ना कहीं पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर आप, मैं होस्टिंग करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, वेर
x इक्वल टू 20 कर देता हूँ, नॉर्मल x लेते हैं, समझ में आ जाएगा। और इसको console डॉट लॉग करता हूँ, console डॉट लॉग x, तो ये आपको 20 दे देगा। वेरी प्रिटी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी कंसोल को अगर मैं यहाँ से उठा करके पहले कॉल कर लूँ और x को बाद में करूँ तो ये अनडिफाइंड आया, और इसको अगर मैं नीचे भी रखूँ तो हमें अनडिफाइंड और 20 दिया, राइट। ये अनडिफाइंड क्यों आया? वो अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि वेयर एक्स जो होता है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जा करके स्टोर हो जाता है एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। इस जगह पे कैसे? जैसे कि अगर आप देखा जाए ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है इसमें, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर अगर मैं कमेंट में लिखता हूँ ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑन ब्राउज़र, वो है विंडो, ठीक है। ऐसे अगर आप विंडो को यहाँ पर आकर के कंसोल में, ब्राउज़र के कंसोल में यहाँ कर देंगे ऐसे WINDOW, टैब प्रेस करके एंटर करेंगे तो आपको ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट देगा जिसके अंदर सारा चीज़ें, टोटल अलर्ट, अगर फोकस, फाइंड, टोटल इसी चीज़ को हम थोड़ी यूज़ करते हैं, राइट। तो ठीक से अगर आप नीचे देखोगे तो एज अ प्रॉपर्टी एक्स भी आपको नज़र आएगा, ये देख रहे हैं जो हमने बनाया था। तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जाकर के वेयर स्टोर हो गया। और अगर ये 20 क्यों आया? 20 इसलिए आया क्योंकि हमने बाद में इनिशियलाइज कर दिया, राइट, इस जगह पर। लेकिन अगर मैं वेयर एक्स का सिर्फ रख दूं, सिर्फ वेयर एक्स रख दूं और कुछ ना करूं, इस जगह पर ऐसे सेव कर दूं, तो ये अनडिफाइंड से स्टोर हो जाएगा। अब इसको मैं हटाता हूँ, पहले से स्टोर है, कुछ भी नहीं इसमें दिया हुआ है, फिर भी अनडिफाइंड आ रहा है। तो मैं यहाँ करता हूँ विंडो, और विंडो जब इसको करेंगे तो आप लास्ट में देखेंगे तो वो अनडिफाइंड विंडो ऑटोमेटिकली असाइन, देखिए ये सारा नल वगैरह देख रहे हैं, ये सब विंडो ऑटोमेटिकली असाइन करे। यही तो होस्टिंग है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो पहले से ही वो मतलब कि स्टोर करता है वे इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ये x इक्वल टू अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड यही विंडो इसमें जा करके डाल देता है, तो यही है होस्टिंग। लेकिन अगर इसी चीज़ को लेट कर दूं तो, अब इसको अगर मैं लेट करके सेव करूंगा तो देखिए रेफरेंस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन कह रहा है, वो विंडो ऑब्जेक्ट में नहीं गया, वो चला गया TDZ जोन में, टेम्पोरल डेड जोन में। तो वो उस क्या करता है, उस चीज़ को एक्सेस कर बताता है कि आप जो पहले एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो यहाँ पर जो है रेफरेंसिंग एरर है, आप पहले नहीं एक्सेस कर सकते, उसको इनिशियलाइज पहले करो। इसको मैं कंट्रोल X करके ऊपर कर दूँ और इसको सेव करूँ तो क्या देगा, अनडिफाइंड। अब आया, देख रहे हैं लेट यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं विंडो पे जाके देखूँ तो क्या मुझे मिलेगा, ये चेक कीजिएगा। अगर मैं इसको विंडो पे जाकर के एक्स देखने की कोशिश करूं उसी जगह पर लास्ट प्रॉपर्टी इसका, तो क्या वो मुझे मिलेगा? यहाँ पर किधर है, नहीं है, समझ गए। तो यहाँ नहीं और TDD जोन में चला गया, इसलिए वो हमें जो है सो वहाँ जाकर के वो अनडिफाइंड तब किया जब वो उसको रेफरेंसिंग एरर ख़त्म हो गई। अब ये है हमारा, यही हमारा होता है किसके साथ, कॉन्स्ट के साथ भी, ठीक है। कॉन्स्ट भी आप करेंगे तो आपको उसी तरह से मिलेगा, आपको एक्स ना करके इसको वाई कर देता हूँ मैं, ठीक है, वाई। तो वाई भी हमारा वहाँ TDZ जोन में जाता है, और वो आपको देखिए कौन सा है, लेकिन यहाँ एरर दिया कि आपको उसमें कुछ तो डालो, मैं लिखता हूँ 40, ऐसे डाल दिया, सेव किया, कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करने के लिए देगा। और इसको अगर मैं कॉन्स्ट को नीचे कर दूँ तो भी हमें वो वही इनिशियलाइजेशन वाला प्रॉब्लम देगा। ये है डिफरेंस वेयर, लेट और कांस्टेंट में, और यही है होस्टिंग, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल एग्जांपल अगर मैं दूं इस जगह पर, तो एक और चीज़, अगर मैं एक सिंपल से एक ऑब्जेक्ट ले लूँ इस जगह में, अब मैं इसका करता हूँ लेट p इज इक्वल टू पैरट, ठीक है। तो मैं p इज इक्वल टू पैरट डाल दिया, और यहाँ पर मैं करता हूँ वही जो स्कोप की, तो स्कोप की ही बात थी, मैं दोबारा इसे बताया था, बहुत बंदे चैनल पे ऐसे ही बताते हैं। मैं इसका पी को मैं कोशिश करूँ एक्सेस करना तो वो एरर देगा हमें, क्योंकि लाइन नंबर 58, और इसको मैं हटा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग को, वाई को मैं यहाँ से हटा करके नीचे करता हूँ ताकि एरर ऊपर वाला ना आए, रेफरेंस एरर, ठीक है। तो वही ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप के बारे में था। तो ये भी इसी तरह से भी बताते हैं इंटरनेट पे, फिर भी मैं आपको बता दिया कि फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप में क्या अंतर है।
अब तो ये होस्टिंग हो गया। अब डिफाइन और नॉट डिफाइन में क्या अंतर है? ठीक है, तो डिफाइंड और नॉट डिफाइंड में अंतर जो है, डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। डिफाइंड और नॉट डिफाइंड में क्या है कि आपने यहाँ डिफाइन कर दिया इस जगह पर। ठीक है, ये क्या एरर दे रहा है? कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्स को वेरिएबल वाई। रीडिक्लेरेशन हो गया, अच्छा इधर, ओके 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 ओके, ठीक है, होस्टिंग डिफाइंड, अब इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब कह रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, तो हाँ हम ग्लोबल और ये इसको भी हटाओ, डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। अब मैंने जैसे किया कि लेट p इज इक्वल टू पैरेट किया, जो मैंने पहले किया था पैरेट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, लेट p से डिफाइन कर दिया कि ये लेट टाइप का है। ठीक है, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ p। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैरेट मुझे दे देगा। लेकिन अगर मैं p ना दूँ तो यहाँ पर क्या देगा मुझे डेटा? यस, p देगा। लेकिन अगर मैं इसको विंडो पे अब सर्च करने की कोशिश करूँ तो ये वेरिएबल के थ्रू जाता है, वैर की कीवर्ड के थ्रू जाता है, या हमारा लेट के थ्रू जाता है, तो p को हमें यहाँ पे मिलना चाहिए विंडो पे अगर होगा तो वैर के थ्रू है, लेकिन नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेट ही इनिशियलाइज हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, लेट कॉन्स्ट कीवर्ड दिस डिक्टेशन p इज अ मेक इट एक्सप्लिसिट, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक आता है, लेकिन हमको कहता है एक्सप्लिसिटली इसको बनाओ किस टाइप का डेटा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करने की कोशिश करूँ तो रेफरेंस दिया ना, p इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड इसलिए है कि क्योंकि हमने यहाँ पर p के लिए कुछ बताया नहीं कि p किस टाइप का डेटा है। लेकिन अगर मैं इसको लेट कर दूँ तो मैं सेव करता हूँ तो अनडिफाइंड आ गया ना। तो यह है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है जो इसमें अंदर पहले इनिशियलाइज हो जाता है, और जब हम किसी भी वेरिएबल को किसी टाइप में नहीं डालते हैं कि लेट है, वैर है, कॉन्स्ट है, क्या है, तो वो नॉट डिफाइंड में आता है। तो ये भी पूछा था व्हाट इज अनडिफाइंड एंड व्हाट इज नॉट डिफाइंड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिफाइंड और नॉट डिफाइंड क्या होता है, राइट। अब हम आते हैं फंक्शन को लेकर के। हमें डाल देते हैं फंक्शन के साथ क्या सीन है। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से होस्टिंग में लेकर के, होस्टिंग का ही एक पार्ट अगर मैं बताऊँ इस जगह पर, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको फंक्शन के साथ भी दिखाऊं तो देखिए उसमें क्या चीज़ है। तो मैं डिफाइंड नॉट डिफाइंड को भी कमेंट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, यस। तो फंक्शन के साथ क्या है, तो वेरिएबल के साथ था। अब मैं लिखता हूं यहाँ फंक्शन डाला, और इसमें लिखता हूँ सम लिखता हूँ, और इसमें ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, सम, और ये मैं लिखता हूँ रिटर्न 10+20, ऐसे डाल दिए। आप बना लेना फंक्शन, मैं तो सिंपल ऐसे बता रहा हूँ। और फंक्शन को यहाँ कॉल कर लिया सम। ठीक है, सेव कर दिया, तो मुझे 40 दे दिया, 10+20 40 दे दिया। लेकिन जैसा कि वेरिएबल के साथ था, ये टॉप में जब हम कॉल करते थे लेट एक्स को ऊपर अगर कॉल कर लेते थे वैर के साथ, अगर मैं इसको वैर डाल देता हूँ, वैर एक्स जी इज इक्वल टू 30 ऐसे डाल दिया, और जी को पहले ही कॉल करने की कोशिश करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग जी। ठीक है, तो डिस्टेंस पे है तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स मैं यहाँ करता हूँ ऐसे, जैसा कि हमने वेरिएबल के साथ किया। तो वो मुझे तो डेटा देता था अनडिफाइंड डिफाइंड सब कुछ दिया, सब ये सबको हटा देता हूँ, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, अनडिफाइंड। तो इसने क्या किया, अनडिफाइंड 55 नंबर दे दिया, तो वैर के साथ आ गया चीज़। सम के साथ क्या है कि अगर मैं सिंपल सम को अगर देखा जाए कॉल किया तो सम ये रन हुआ, सम कहाँ रन हुआ, ये क्या दिक्कत दिया, 40 आना चाहिए था ना। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग नहीं किया ना, कंसोल डॉट लॉग सम करता हूँ, 40 दे देगा हमें, 30 देगा, 10+20 30। या फिर रिटर्न कंसोल डॉट लॉग तो अंदर लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, अंदर, ठीक है, इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने, तो आपको 30 दे दिया इस जगह पर।
ठीक है, सम फंक्शन कॉल हुआ, इसको बहुत सिंपल है। लेकिन जैसे कि वेरिएबल को मैंने ऊपर यहाँ पे कॉल किया था, उसी तरह से अगर मैं सम को ऊपर कॉल कर लूँ तो अनडिफाइंड प्रिंट करना चाहिए ना इसको भी, क्योंकि हमने तो बाद में फंक्शन लिखा है, राइट। तो ये अनडिफाइंड देना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ, क्या हुआ 30 दे दिया, ये कैसे हो गया, ये हटाओ, ये 30 क्यों दे रहा है, ये पहले यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कैसे कॉल कर लिया, नहीं करना चाहिए ना। यही चीज़ क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन भी होस्ट होते हैं, वो पूरा फंक्शन डिक्लेरेशन जो आप किए ये पूरा जाके होस्ट होता है, ये पूरा जो स्कोप वाला जो जितना ये फंक्शन है ना, ये पूरा जा करके वहाँ सेव हो जाता है। कैसे, चलिए विंडो ऑब्जेक्ट देखते हैं। अगर मैं विंडो ऑब्जेक्ट को जाके चेक करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे कि एक फंक्शन जो लास्ट प्रॉपर्टी जो हम एक्स के जहाँ पे थे वहाँ पे आपको सम भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ फंक्शन अटैच्ड होगा। कहाँ गया, सम है ना इस जगह पे, फंक्शन के एक्चुअली आगे अल्फ़ाबेटिकल में ये फंक्शन ही जा करके स्टोर हो गया डायरेक्ट, पूरा का पूरा फंक्शन। क्यों, अगर मैं console.log सम करूँ, डायरेक्ट console.log सम करूँ, उसको कॉल नहीं करता हूँ, ठीक है क्या, ताकि अंदर का डेटा ना आए, तो हम रिजल्ट में क्या देगा, देखिए पूरा दिया ना रिजल्ट। तो वो बताया कि सम टाइप का एक फंक्शन है जो जा करके स्टोर हो गया विंडो ऑब्जेक्ट में ये। लेकिन अब आते हैं इसी जगह पर एरो फंक्शन को लेकर के। इसी चीज़ को अगर मैं फंक्शन कीवर्ड हटा दूं और इसको मैं बना दूं एरो फंक्शन के साथ, और ये भी हट जाएगा, तो फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कर दूँ इज इक्वल टू होगा ना यहाँ, और हम यहाँ पे सम तो डाल दिए लेकिन वैर तो नहीं डाला ना हमने, अभी अनडिफाइंड देगा, इसको हटा देते हैं, अनडिफाइंड दिया लाइन नंबर 58। क्यों, क्योंकि हमने स्टोर कर दिया उसको सम वेयर के साथ, तो अब ये वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है, जबकि हमने जब डायरेक्ट फंक्शन कीवर्ड के साथ किया था तो वो मुझे कॉल कर रहा था, लेकिन मैं जब उसे एनोनिमस फंक्शन के साथ, यहाँ एनोनिमस फंक्शन सब बताएंगे, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, तो ये फंक्शन हमने डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया इसके साथ, और मैं डायरेक्ट सम को ऊपर कॉल कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे विंडो में आपको एक वेरिएबल मिलेगा, चाहे उसके अंदर का डेटा कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इनिशियलाइजेशन जो भी हो, तो वो आपको विंडो में वो अनडिफाइंड वेरिएबल सेट होगा, जैसे एक्स सेट हुआ था उसी तरह सम भी जा करके सेट हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए सम होगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं है तो मुझे सर्च करना पड़ जाएगा, SUM Ctrl+F SUM कहीं ना कहीं, देखिए है ना console.log, ये पूरा फंक्शन है इसके अंदर में, राइट। अगर मैं सम के साथ ऐसे कर दूं, कुछ ना डालूं, सेव करूं, तब भी हम रेफरेंसिंग एरर दे रहा है जगह पर। मैं विंडो ऑब्जेक्ट में जाता हूं और यहाँ जाकर के अगर मैं सम को सर्च करूँ तो क्या मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा, TDZ जोन में गया। तो इसलिए हमें वेयर से डिक्लेयर कर दिया इसको, और इसी चीज़ को अगर मैं लेट के साथ कर दूँ, बस वही वेरिएबल के साथ है, जैसा मैंने समझिए कि पूरा चीज़ ना वेरिएबल है, बस उसमें के अंदर फंक्शन है, दैट्स इट। लेकिन अगर फंक्शन कीवर्ड के साथ आप करोगे तो आपको जो है सो वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन से इनिशियलाइज कर देता है पूरा का पूरा। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये फंक्शन के साथ है। लास्ट हमारा आता है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक क्या है कि एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन अगर है तो सबसे पहले इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके ऊपर वाला लेयर एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, इस तरह से, तो फिर लास्ट में एग्जीक्यूशन होगा। यानी कि अगर आपका कोई स्क्रिप्ट रन हो रही हो उस जगह पर, और चलिए इतना हम बताने से बेहतर है कि आपको मैं क्लियर कट एग्जांपल दूँ, ठीक है। क्लियर कट एग्जांपल का नीचे ही आके देते हैं, सब कंसोल से हटाइए हमें कंसोल में। हाँ, अब हम आते हैं कॉल स्टैक। कॉल स्टैक एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा जगह है जिसमें कि एक डब्बा मान के चलिए, जिसमें फंक्शन सबसे पहले वो आता है जो उसके पापा फंक्शन मान के चलिए। जैसे कि हम करते हैं, हम 10 फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन 1 फंक्शन चाइल्ड 1 से करके, तो मैं लिखता हूँ फंक्शन पेरेंट ग्रैंड पेरेंट कर दिए। अब इसको मैंने बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं, ठीक है,
फादर और चाइल्ड, 3 कर दी इसमें, ग्रैंड पेरेंट फंक्शन और इसमें करते हैं चाइल्ड फंक्शन। ठीक है, ये 3 चिल्ड, CHILD, चाइल्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये 3 है। अब इसके अंदर क्या, ग्रैंड पेरेंट के अंदर में क्या हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, पेरेंट फंक्शन। ठीक है, ये कॉल कर दिए, और पेरेंट फंक्शन के अंदर में क्या कर दिए हमने, चाइल्ड फंक्शन, ऐसे कॉल कर दिए। और चाइल्ड फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, इस जगह पर console.log IM चाइल्ड फंक्शन, यहाँ कर दिया IM चाइल्ड फंक्शन, ऐसे डाल दिए। ठीक है, और चाइल्ड फंक्शन को बाद में यहाँ पे नीचे कॉल कर लिए, नहीं चाइल्ड फंक्शन के तो यहाँ से इसमें कॉल है, मैं ग्रैंड पेरेंट को कॉल कर लेता हूँ क्योंकि पहला फंक्शन तो ये होगा, उसके बाद पेरेंट कॉल होगा और पेरेंट के बाद उसके चाइल्ड का कॉल होगा। तो ये जो हमारा कॉल हुआ आई एम चाइल्ड फंक्शन चला, तो ये वाला फंक्शन चाइल्ड फंक्शन को कैसे रन किया, पहले ये कॉल हुआ, फिर ये कॉल हुआ, फिर इसके अंदर ये देखा, फिर इसको किया, फिर इससे बाहर निकला, फिर बाहर निकला, फिर आगे। अगर मैं console.log यहाँ करूँ तो console.log मैं करता हूँ हेलो आई एम हेयर, तो अब इसके अंदर जो आया इस जगह पर, तो ये पूरा फंक्शन रन किया टोटल, तब जाके console.log आया, यानी कि 82 नंबर जब कॉल किया तो ये ऊपर गया तो उसने 71 को कॉल किया, 71 के बाद उसने खोजा कि पेरेंट फंक्शन का है, ये है, तो 75 कॉल हुआ, फिर उसका चाइल्ड कॉल हुआ। अगर मैं इसको इसी चीज़ को ऊपर लिख दूँ तो थोड़ा सा और समझने में दिक्कत आसान हो जाएगा, दिक्कत नहीं, आसान हो जाएगा। आप फंक्शन कहीं भी लिखिए, उससे मैटर नहीं करता है। तो इसने क्या, ग्रैंड पेरेंट को कॉल किया तो ये ऊपर वाले में गया, इसको कॉल किया, उसके बाद कॉल किया तो इसने इसको कॉल किया, फिर उसके तो उल्टी तरफ गया, फिर लास्ट में console.log आया। तो ये चीज़ें होते हैं कॉल स्टैकिंग कहते हैं। और कॉल स्टैक कहाँ से देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा ब्राउज़र को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, समझना कॉल स्टैक को। अब इसी में कॉल स्टैक आप देखेंगे, मैं थोड़ा इसको भी ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए कॉल स्टैक यहाँ दिख रहा है आपको इस जगह पर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ अगर हो सके तो, नहीं अब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक में क्या है कि जब आप कोई ब्रेक पॉइंट लगाते हैं कहीं पे, तो script.js में देखिए ये सारा चीज़ कोड है हमारा। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको आ जाए भाई, अगर हो सके तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कॉल स्टैक में दिखाएंगे। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, ये देखिए जावास्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, किसमें, चाइल्ड वाले में, चाइल्ड ने पेरेंट वाले में लगाता हूँ, सब जगह लगाता हूँ, चाइल्ड में भी लगा दिया और ये पेरेंट में भी लगाते हैं और ग्रैंड पेरेंट में भी लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा, इसको रीलोड करूँगा, तो कॉल स्टैक देखिएगा आपका यहाँ क्या होगा, इस जगह पर चाइल्ड और पेरेंट में लगा हुआ है। मैं इसको रीलोड करता हूँ, रुक गया। अब रुक गया तो सबसे पहले देखेंगे तो वो क्या चीज़ आया स्क्रिप्ट में। ठीक है, कॉल स्टैक के अंदर में जो है सबसे पहले क्या कॉल हुआ, ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, उसके बाद ठीक है मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ। ठीक है, अंदर की तरफ गया, उसके बाद कॉल कौन सा हुआ, पेरेंट। देखें स्टैकिंग बन रहा है, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट पड़ रहा है, यही कॉल स्टैकिंग। अभी तक ग्रैंड पेरेंट फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उसके अंदर में जो पेरेंट था वो आया, फिर उसके अंदर जाते हैं तो चाइल्ड आया, अभी भी ग्रैंड पेरेंट फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, पेरेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अब चाइल्ड आया। अब नेक्स्ट करेंगे तो फिर चाइल्ड एग्जीक्यूट हुआ, कंसोल में जाकर देखेंगे तो आया चाइल्ड जगह पर। ठीक है, सोर्सेज में गए, अब चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा तो फिर उसके बाद पेरेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो पेरेंट एग्जीक्यूट के बाद फिर तब ग्रैंड पेरेंट एग्जीक्यूट होगा। इसको कहते हैं कॉल स्टैकिंग, यही है कॉल स्टैक। तो अब इसी में आता है कि क्यू भी एक आता है जो कि हम सेट टाइम सेट इंटरवल सब जब यूज़ करते हैं तो वो होता है क्यू। वो कब इसके अंदर में स्टैकिंग में आता है, जैसे अब मान लीजिए ख़त्म हो गया तो जैसे टाइम बनता है कि जो स्टैक कॉल स्टैक अगर खाली होता है तो क्यू का डेटा आके उसमें घुस जाता है और वो एग्जीक्यूट होता है। तो एसिंक्रोनस टाइप का जो आप कर सकते हैं ना, सेट टाइम आउट सेट इंटरवल, एक्चुअली वो फंक्शन ब्राउज़र के फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है इस जगह पर। तो इसलिए हम कॉल स्टैक को थोड़ा सा समझाए कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। और तब लास्ट में जब इसको हम आगे किए तो हमारा console.log एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, वो जो वेब सॉकेट सब में चला गया। ठीक है, तो वो उसने फिर लास्ट में ये किया। तो इस तरीके के चलते जो है से ये ऊपर की तरफ गया फिर वापस आया।
तो ये स्टैकिंग, एक हिट के अंदर दूसरा, दूसरा के तीसरा, तीसरा के चौथा, तो फिर लास्ट में उल्टा आकर के फुल्ली एग्जीक्यूट हुआ और लास्ट में जो अगला लाइन था वो रीड हो गया। इसलिए कॉल स्टैक के बारे में भी पूछा जाता है, कॉल स्टैक क्या होता है। ठीक है, बहुत है जावास्क्रिप्ट, तो बहुत चीज़ें इस तरह से पढ़ेंगे ना तो आपको समझने में कभी दिक्कत नहीं होगा। डीप नॉलेज इसको कहते हैं कि आप ले सकते हैं जगह पर। तो हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया उसको हम जरा एक बार थोरली ऊपर से समझ लें। सबसे पहले हमें जाना वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये चीज़ हमने जाना। कितनी बार करते हैं, कितनी बार नहीं कर सकते हैं, राइट, ये भी हमने जाना इस जगह पर। वेरिएबल लेट को लेकर के, अगर मैं इसको हटा दूँ इस जगह से, राइट, ये भी हमने जाना। लेट और कॉन्स्ट क्या कैसे काम करता है, लेट वेर लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, वेर डेप्लीकेटेड है, ये भी हमने जाना। अब स्कोपिंग के बारे में जाना हमने, तो ये हमारा फंक्शन स्कोप और ये हमारा था ब्लॉक स्कोप, ये भी हमने जाना इस जगह पर। वाओ, इतना सारा नॉलेज लिया। ब्लॉक स्कोप में कौन काम करता है, राइट, और फंक्शन स्कोप में कैसे काम होता है ये हमने जाना। होस्टिंग क्या होता है ये भी हमने जाना, और डिफाइंड और नॉट डिफाइंड क्या है वो भी हमने जाना, राइट, यस। तो इतना सारा चीज़ हमने जाना। उसके बाद हमने जाना या डिफाइंड नॉट डिफाइंड वाला जो सिस्टम है ये भी हमने सीखा इस जगह पर। ओके, नेक्स्ट था कॉल स्टैक क्या होता है और कैसे जावास्क्रिप्ट इंजन काम करता है वो भी हमने जाना, और लास्ट में ये पूरा समराइज किया। होप ये 35 मिनट का वीडियो जो है आपके लिए बहुत काम और कारगर साबित होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, थम, सब्सक्राइब वगैरह सब कर दीजिए, और थैंक्स बटन भी इनेबल है तो आप डोनेट कर सकते हैं। वैसे मैं QR कोड भी शेयर कर रहा हूँ तो आप डायरेक्टली भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, और मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 6, डेटा टाइप्स, जो कि है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और कंपोजिट डेटा टाइप्स। यस, ये भी अब मस्त मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए और एंजॉय कीजिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक रुक, ये ले